शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शशिकांत वर्मा शिव शक्ति कैरियर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास का आगाज़ कर रहा हूं। लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही थी और आगे भी चल पाना इतना मुमकिन नहीं लगता है, इसलिए ऑनलाइन क्लास के रूप में प्रस्तुति दी गई है संस्था के द्वारा। सभी लोगों का स्वागत है। बैच जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा है और मैं आपको सुपर टेट में जैसे टेट में फर्स्ट पेपर पढ़ाता था, इसी तरह यहाँ जो पहला पेपर है मैं उसे पढ़ाऊँगा। चलिए टॉपिक लेते हैं मापन एवं मूल्यांकन का। मापन को इंग्लिश में कहा जाता है मेजरमेंट और मूल्यांकन को कहा जाता है इवैल्यूएशन। अगर हम दोनों के इतिहास के विषय में देखें तो मापन बहुत नवीन प्रत्यय नहीं है। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से किसी न किसी रूप में हम लोग मापन करते चले आ रहे हैं। तो मापन एक देखा जाए पुरानी अवधारणा है। जब पहले प्रमाणिक साधन नहीं थे तब भी हम लोग मापन किया करते थे। जैसे मान लीजिए समय को निर्धारण करने के लिए हमारे पास प्रमाणिक साधन घड़ी का अभाव था, लेकिन फिर भी उस समय लोग कैसे समय का मापन करते थे, वो अपने अंदाज से बताते थे ये कौन सा पहर चल रहा है, या कोई वृक्ष होता था उसकी धूप के अनुसार जो छांव उत्पन्न होती थी उसके अकॉर्डिंग बता देते थे कि अब कितना समय हुआ होगा। इसी तरह हमारे पास माप तौल के लिए बहुत सारे साधन प्राचीन काल में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग मापन किया करते थे। क्या करते थे, कोई पात्र ले लेते थे, एक पात्र, दो पात्र, तीन पात्र से राशियां नाप लेते थे। राशियां मतलब यहाँ अनाज से है, किसी वस्तु से है, और उस प्रकार मापन किया जा सकता था। अर्थात हम देखते हैं कि मापन एक पुरानी अवधारणा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया मापन के तौर तरीके में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ बहुत सारे प्रमाणिक साधन हमारे पास आ गए और हमने उसका प्रयोग किया। आज हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अपना मापन करते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है, जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। आज अगर वेट है, किलोग्राम, ग्राम, इस तरह बहुत सारे भौतिक राशियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग मापन कर लेते हैं। चलिए पहले हम क्लियर करेंगे कि मापन क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन पे। तो पहले हम लोग क्लियर करेंगे मापन क्या है। देखिए मापन करते क्या हैं। जैसे किसी छात्र ने 100 नंबर की परीक्षा दी और उसमें उसने अंक पाए 70, तो ये 70 क्या बता रहा है? 70 ये बता रहा है कि हमने क्या किया, मापन किया है। प्रायः मापन में कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है? अर्थात कोई वस्तु कितनी है, आपके प्राप्तांक कितने हैं, आपकी हाइट कितनी है, यह कौन बताता है? मापन। तो इस हिसाब से देखें तो मापन की परिभाषा कहते थे, हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा या विशेषता का वर्णन किया जाता है। आइए इसको लिखते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके तहत किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित गुण या विशेषता का मात्रात्मक अथवा गुणात्मक वर्णन किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित गुण या विशेषता का मात्रात्मक, अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था मात्रात्मक मतलब 100 में कितने नंबर पाए 70, या किसी व्यक्ति का भार हमने बताया 65 kg, ये मात्रा को व्यक्त कर रहा है। गुणात्मक वर्णन किया जाता है अर्थात गुणों के विषय में कहा जाए कि व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का है, तो हमने कहा कि व्यक्ति औसत बुद्धि का है। किस बुद्धि का है? औसत बुद्धि का है। तो यहाँ पे ये बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्रकार से गुण है। तो यहाँ पे हमने गुणों का वर्णन किया है, जबकि यहाँ पे जो मात्रा है, कितने प्राप्तांक है, कितना वेट है, उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो ये मात्रात्मक है और ये गुणात्मक। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। इसी के आधार पे मापन भी दो प्रकार का हो जाता है, मात्रात्मक मापन और गुणात्मक मापन। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित गुण या विशेषता का मात्रात्मक अथवा गुणात्मक वर्णन किया जाता है। बहुत सारी डेफिनेशन भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, जिसमें एक डेफिनेशन एस स्टीवेंस की महत्वपूर्ण है। वो डेफिनेशन क्या है उसकी अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, अगर हम परिभाषा की बात करें जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है एस स्टीवेंस। एस स्टीवेंस ने क्या कहा? मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर अंक देने की प्रक्रिया है। यहाँ पर एक टर्म आया हुआ किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर। चलिए इसको समझते हैं कि इन्होंने इस टर्म का प्रयोग क्यों किया। जैसे मान लीजिए अभी हमने उदाहरण दिया था कि राम मान लीजिए कोई छात्र है और उसने 100 में 70 अंक पाए। ये पूर्णांक हैं और ये आपका क्या है 70, उसका प्राप्तांक है।
तो यहाँ पर बात सामने आ गई, ये अंक देने की प्रक्रिया है। 100 में 70, 70 क्या है, प्रकार का अंक है। चलिए अब निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर इसको समझते हैं, ये क्या है। देखिए अब मान लीजिए 70 नंबर पाया है, तो ये किसी न किसी नियम के आधार पे परीक्षक ने तय किया होगा कि सही होने पर हम कितने अंक देंगे। आप देखते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं कहीं पे, तो क्वेश्चन के सामने उसका प्राप्तांक लिखा होता है, पूर्णांक लिखा होता है कि कितने नंबर का है। अर्थात हमने पहले से डिवाइड कर लिया है कि हमको कितने नंबर देने हैं। ऐसा भी होता, मान लीजिए अगर कोई 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें वेरी करता रहता है, कोई 6 पाता है, कोई 7 पाता है। क्या है, क्योंकि निश्चित स्वीकृत नियम वो अपने मन में कल्पना कर लेता है कि 10 में 10 पाने लायक है कि 10 में 8 पाने के लायक है। तो यहाँ पे निश्चित स्वीकृत नियम का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर 70 नंबर दिए गए हैं तो कोई ना कोई मन में परीक्षक ने कल्पना की होगी कि सही पे कितना नंबर देना है, गलत पे कितना देना है या गलत पे कितना काटना है। ये सब निश्चित स्वीकृत नियमों पर ही आता है। तो एस.एस. स्टीवंस के अनुसार हमने जाना मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पर अंक देने की प्रक्रिया है। थोड़ा कमी है इसमें। कमी क्या है, ये केवल मात्रात्मक मापन को व्यक्त करता है। इससे क्या है, मात्रात्मक मापन ही व्यक्त होता है। गुणात्मक मापन पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी एस.एस. स्टीवंस की परिभाषा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम चलिए बाद में बताते हैं। इन्होंने उसी पुस्तक में बताया कि मापन के कितने स्तर हैं। मापन के 4 स्तर होते हैं। पुस्तक का नाम ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये पूछा जा सकता है क्योंकि सुपरटेट परीक्षा में पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम दिखा देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मापन के प्रकार कि मापन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः 2 प्रकारों का वर्णन करते हैं यहाँ पे। मापन के प्रकार, मापन के कितने प्रकार हैं। कि मापन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक आपका है मात्रात्मक मापन और एक आपका है गुणात्मक मापन। देखिए इसको अन्य नाम से भी व्यक्त किया जाता है। मात्रात्मक मापन को कहा जाता है भौतिक मापन, तो इसको हम भौतिक मापन भी कह सकते हैं। गुणात्मक मापन को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक मापन। इंग्लिश में अगर जाएं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और क्वालिटेटिव मेजरमेंट, ये 2 टर्म यूज किए जाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास प्रमाणिक साधन नहीं होंगे या होते हैं तो क्या हम मापन कर सकते हैं? क्या प्रमाणिक साधन के बिना मापन किया जा सकता है? सोचिए इस चीज़ को। अभी हमने जब से क्लास शुरू की है, इस प्रश्न का उत्तर उसी में निहित है कि क्या प्रमाणिक साधन होगा तभी मापन किया जा सकता है, क्या प्रमाणिक साधन के अभाव में मापन नहीं किया जा सकता। सोचिए तब तक। फिर हम लोग समझते हैं कि मात्रात्मक मापन क्या है, फिर समझेंगे गुणात्मक मापन क्या है। पहले हम लोग समझेंगे मात्रात्मक मापन क्या है। चलिए देखिए, मात्रात्मक मापन क्या होता है, किसी या ये
वो मापन है जिसके तहत किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण या विशेषता का आंकिक वर्णन किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण या विशेषता का आंकिक वर्णन। अगर जहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो मापन के पश्चात, तो समझ जाइए कि वो कैसा मापन है, वो मात्रात्मक मापन है। देखिए इसके उदाहरण से, बहुत ही सामान्य उदाहरण, ज़्यादातर उदाहरण इसी प्रकार का दिया जाता है, जैसे परीक्षा के प्राप्तांक। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा के प्राप्तांक, अभी देखिए 100 में कितने नंबर, 70। हमने क्या किया है, आंकिक वर्णन है कि नहीं है ये 100 में 70। इसी प्रकार किसी पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, मान लीजिए 240 निकल के आई, 120, 240, 360, 500 कुछ भी हो सकती है, ये भी क्या है, आंकिक वर्णन है। किसी व्यक्ति की हाइट भी हो सकती है, किसी का कद, आप कहते हैं कि आपका कद 5 फुट 4 इंच है, उसमें भी देखिए 5 फुट 4 इंच, देखिए क्या है, वो आंकिक वर्णन है, उसको हमने अंकों के रूप में व्यक्त किया है। इसी तरह भार भी हो सकता है। भार कहा जाता है कि 60 kg, 70 kg, यहाँ पे 60 और 70 भी क्या है, आंकिक वर्णन है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमको मात्रात्मक मापन में कितना का उत्तर प्राप्त होता है, कितना का उत्तर प्राप्त, आप रिलेट कर लीजिए इनसे। देखिए परीक्षा के प्राप्तांक कितने, 100 में 70। किसी पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी, 240। किसी का कद और भार कितना, कद बता दिए 5 फुट 4 इंच, भार बता दिए 70 kg। तो आप देखिए कि जो मात्रात्मक मापन है इसमें हमको कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। हमेशा आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का मापन, अगर कोई उदाहरण दिया गया है तो आप इसको रिलेट इस तरह कर लें कि आप उससे देखें कि यहाँ पे कितना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिला। अगर कितना प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है तो मात्रात्मक मापन हो जाएगा। और भी बहुत आसान है, आपने देख लिया कि आंकिक वर्णन ही होगा, कुछ ना कुछ अंकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखिए मात्रात्मक मापन में एक बात और होती है, यहाँ पे पहले तो हमारे पास प्रमाणिक साधन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास प्रमाणिक साधन मौजूद हैं। तो यहाँ पे प्रमाणिक साधन उपलब्ध होने के कारण देखिए जब प्रमाणिक साधन उपलब्ध हो जाएंगे हमारे पास तो यहाँ पे मापन कैसा हो जाएगा, भौतिक मापन जो होता है वो यथार्थ होता है, अर्थात इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। अब ऐसा नहीं कि आपकी हाइट यहाँ पे कुछ और है, घर पे बदल जाएगी, सड़क पे कुछ और हो जाएगी, वो उतने रहे। पृष्ठों की संख्या आप घर पे भी गिनेंगे
बाहर भी गिनेंगे, कॉलेज में भी गिनेंगे, उतनी ही आएंगे, जब तक आप उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें, कुछ जोड़ ना दें या उसमें कुछ न कुछ आप कम कर दें। तो मापन क्या होता है? यथार्थ। प्रमाणिक साधन कौन कौन से हैं? जैसे स्पीडोमीटर, स्पीड मापने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? स्पीडोमीटर हो गया। और भार नापने के लिए वेट मशीन, और इसमें भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर केजी में, किलोग्राम, ग्राम में। तो ये क्या हमारे प्रमाणिक साधन हैं। जितना आपका वेट होगा उतने ही मशीन आपको दिखाएगी, अगर मशीन में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। तो ये आपका था मात्रात्मक मापन। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करेंगे गुणात्मक मापन की, जिसको मनोवैज्ञानिक मापन भी कहा जाता है। चलिए गुणात्मक मापन को समझते हैं। देखिए, मापन है जिसके तहत किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित गुण या विशेषता की उपस्थित या अनुपस्थित या उसके प्रकार का वर्णन किया जाता है। देखिए, इसके उदाहरण बदल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, गुणात्मक मापन है, इसको मनोवैज्ञानिक मापन भी कहा जाता है। अगर हम देखें दोनों मापन में सबसे महत्वपूर्ण एक परीक्षार्थी की दृष्टि से हमारे लिए क्या है, टेट या सुपर टेट के लिए, तो समझ लीजिए वो गुणात्मक मापन ही है। क्यों? इसके द्वारा हम गुण के विषय में चर्चा करते हैं, मापन करते हैं, अर्थात इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक मापन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रयोग आप देख रहे हैं भौतिक राशियों के परिप्रेक्ष्य में मात्रात्मक मापन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर गुणात्मक चर हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र, जैसे कहा जाए उसका बिहेवियर कैसा है, किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, तो आप कहते हैं मिलनसार है या मिलनसार नहीं है। तो अगर मिलनसार है तो यानी कि मिलनसार का गुण उपस्थित है, और मिलनसार नहीं है यानी कि वो गुण क्या है, अनुपस्थित है। या आपने बताया कि हाँ एवरेज का है, अर्थात आपने उसके प्रकार का बता दिया, ना बहुत ज़्यादा मिलनसार ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, एक क्या है एवरेज लेवल के उसके मिलनसारता का लक्षण है। तो इसका सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, शैक्षिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। जैसे आपने एक उदाहरण हमने बहुत सारे दिए हैं, फिर भी एक उदाहरण हम लिखते चलते हैं। वहाँ पर हमको कितना प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हमको उत्तर प्राप्त होगा, किस प्रकार का उत्तर, जैसे बुद्धि के आधार पर कहना कि ये सामान्य बुद्धि का है या तीक्ष्ण बुद्धि का है, या
शिक्षण के आधार पर शिक्षक को मध्यम, उच्च एवं निम्न स्तर शिक्षण के आधार पर शिक्षक को मध्यम स्तर, उच्च एवं निम्न स्तर पर देखना। जैसे आप बहुत सारे शिक्षक शिक्षण करते हैं और कहते हैं कि हाँ शिक्षण क्या रहा, मध्यम स्तर का रहा, उच्च स्तर का उनका शिक्षण है या निम्न स्तर का शिक्षण है। ये कैसा मापन है? यह मापन आपका गुणात्मक मापन है। यहाँ पे हम गुण के विषय में बात करेंगे। जैसे बुद्धि के आधार पे आप कह दिया सामान्य बुद्धि का है या निम्न बुद्धि का है, तो यहाँ पे किसका उत्तर प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार का? देखिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है, लोग इसको मूल्यांकन कह देते हैं। मापन, गुणात्मक मापन को लोग क्या कहते हैं? मूल्यांकन कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? कि एक हमने निर्णय ले लिया है। निर्णय ऐसे नहीं लिया जाता। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है। तो ये भी क्या है, किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हो रहा है, ये एक प्रकार का गुणात्मक मापन है। मूल्यांकन क्या है? जब मूल्यांकन हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर इसमें कोरिलेट करेंगे कि कहाँ से कहाँ अंतर आता है गुणात्मक मापन में और मूल्यांकन में। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हमने वहाँ पे जाना था कि इसमें मात्रात्मक मापन में प्रमाणिक साधन होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रमाणिक साधन का अभाव है। गुणात्मक मापन में क्या होता है, नीचे अगर लिखें तो दिखाई देगा। चलिए ऊपर लिखते हैं। गुणात्मक मापन में प्रमाणिक साधन का अभाव रहता है। प्रमाणिक साधन का अभाव होने से शत प्रतिशत शुद्धता की क्या होती है, कमी रहती है। जैसे आप उदाहरण ले लें, व्यक्तित्व का मापन। चलिए व्यक्तित्व का मापन आप कर लीजिए। कोई हमारे पास ऐसा मीटर नहीं कि हमने आपको मीटर लगाया और आपके व्यक्तित्व के बारे में दे दिया। इसके लिए क्या है, बहुत सारी विधियां हैं। आप साक्षात्कार का प्रयोग कर रहे हैं या प्रश्नावली का प्रयोग कर रहे हैं या आप निरीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं या बहुत सारे आप कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रोसा टेस्ट हो गया आपका। तो देखिए अगर आप इन सब का प्रयोग सभी पर नहीं कर सकते, अर्थात इन सब का प्रयोग आप एक साथ तो कर नहीं सकते। मान लीजिए किसी का आपने साक्षात्कार लिया और वो व्यक्ति क्या है, थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का है, तो जो आपने मेज़र किया है उसको देखिए। फिर आपने क्या है, प्रश्नावली का प्रयोग किया। प्रश्नावली में क्या है कि व्यक्ति अपने विषय में लिख रहा है और पता चला कि व्यक्ति लिखने में बड़ा माहिर है,
बोलने में तो माहिर नहीं लेकिन लिखने में बड़ा माहिर है। तो बताइए इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा, इससे जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल समान नहीं आ सकता। क्यों? हमारे पास प्रमाणिक साधन का क्या है? अभाव है। इसलिए इसमें 100% शुद्धता की क्या होती है? कमी होती है। आप बुद्धि का भी प्रयोग कर लीजिए, बुद्धि का मापन कर लीजिए। अगर आप मान के चल रहे हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो आप एक ऐसा टूल का प्रयोग करेंगे जिसमें अमूर्त चिंतन हो, अमूर्त विषयों से संबंधित क्वेश्चन हो। यदि आप कल्पना कर रहे हैं कि बुद्धि क्या है, समायोजन की क्षमता है, तो आप पता चले कि समायोजन वाले प्रश्नों को आप लाएंगे। लेकिन हो सकता है उसकी मूर्त बुद्धि ज़्यादा, मूर्त चिंतन जो है ज़्यादा अच्छा हो, अमूर्त चिंतन अच्छा ना हो। तो क्या है, दोनों जो हमने टूल प्रयोग किए गए हैं बिल्कुल एक जैसा मापन नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि 100% शुद्धता की कमी होती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था इसी में। अगर आपसे पूछा जाए 100% शुद्ध मापन कौन देता है? भौतिक मापन देता है। किस प्रकार के मापन में यथार्थता की कमी रहती है, शुद्धता की कमी रहती है? तो आपका कौन सा मापन है? वो है आपका गुणात्मक मापन। अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे मूल्यांकन के विषय में। चूँकि मापन में हमने 2 प्रकार बताए आपको। अगर मूल्यांकन नहीं बताएंगे फिर गुणात्मक मापन को आप क्या मूल्यांकन समझ लेंगे। तो इन चीज़ों को हम यहीं क्लियर कर लेते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को।